नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 के आर्किटेक्चर में, जिसमें हमने पिछली बार हमने जो पढ़ लिया था वो हमने पढ़ लिया था टेम्परेरी रजिस्टर्स क्या होते हैं, एएलयू क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आज हम उसी आर्किटेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक्यूमुलेटर में नॉर्मली हमने बताया था 6 तरह के रजिस्टर्स होते हैं जिनको जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। अब ये नाम है सामान्य रजिस्टर। सामान्य रजिस्टर ये 6 रजिस्टर, क्योंकि 8085 8 बिट का रजिस्टर है, तो ये जो 6 रजिस्टर हैं नॉर्मली ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। एक्यूमुलेटर को दर्जा जो दिया गया वो स्पेशल टाइप का दिया गया, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कोई भी एएलयू ऑपरेशन के लिए वो गणेश जी महाराज हैं, सर्वोपरि हैं। पहला नंबर नॉर्मली आप दो ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड के बीच में कोई एएलयू ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो उनमें से एक को एक्यूमुलेटर में जाना ही पड़ेगा। स्वैपिंग के लिए एक्यूमुलेटर में जाना पड़ता था, ठीक है, रोटेट कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक्यूमुलेटर में जाना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है तो एक्यूमुलेटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट जो आता था वो भी एक्यूमुलेटर में ही आता था, तो एक्यूमुलेटर तो वो सर्वोपरि था। पर उसके अलावा जब दूसरे नंबर की बात करें हम, जैसे मान लो आपको स्वैपिंग करानी है या आपको कोई काउंटर के लिए यूज में लेना है, तो ऐसे टाइम में आपको कोई रजिस्टर चाहिए जो आपका या तो एड्रेस स्टोर कर सके या आपका कोई टेम्परेरी डाटा स्टोर कर सके। तो 8 बिट के जो 6 रजिस्टर हैं जिनको हम नॉर्मली टेम्परेरी डाटा या टेम्परेरी एड्रेस स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं, उनको जनरल पर्पस रजिस्टर लेते हैं। अब इन जनरल पर्पस रजिस्टर के नाम जो हैं वो है बी, सी, डी, ई, एच और एल। ये हर रजिस्टर 8 बिट का जो है डाटा स्टोर करता है। अब यहाँ पे डाटा जरूरी नहीं है कि डाटा ही हो, वो एक तरीके से 8 बिट का नंबर स्टोर कर रहा है। अब वो नॉर्मली एड्रेस भी हो सकता है और डाटा भी हो सकता है यूजर का। इसके अलावा ये रजिस्टर्स जोड़े में भी काम करते हैं, जिससे कि 16 बिट का नंबर स्टोर कर सके, 16 बिट का नंबर स्टोर कर सके जोड़े में। अब जोड़ा जो है वो प्री डिफाइंड है, बी का जोड़ा सी के साथ है, मतलब अगर 16 बिट का नंबर जोड़ आपको स्टोर करना है तो बीसी में स्टोर कर दीजिए, 16 बिट का नंबर आप डी में स्टोर कर दीजिए, 16 बिट का नंबर आप एचएल में स्टोर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, एचएल एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है, मतलब एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लग जाता है। अगर एचएल में कोई 16 बिट का नंबर आ गया तो वो मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना चालू कर देता है। अब मेमोरी पॉइंटर जो है वो नॉर्मली होल्ड करता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। जो मेमोरी पॉइंटर है वो होल्ड करता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस की लोकेशन को, ठीक है। और जो रजिस्टर्स हैं नॉर्मली 16 बिट के एड्रेस को हम पेयर में काम करके स्टोर करते हैं। अब आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर मतलब जो विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं। एक होता है प्रोग्राम काउंटर जो कि 16 बिट का रजिस्टर है। अब देखो, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, मान लो कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगला इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगा, तो उस अगले इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में पहले ही आ जाता है, मतलब वो पहले ही निशाना साध लेता है कि अब अगली वाली इसकी है, ठीक है, जब वो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो बात यह है, अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एड्रेस की होल्ड करने की जरूरत होती है, तो ये काम जो करा जाता है प्रोग्राम काउंटर द्वारा किया जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर इज ए 16 बिट रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है प्रोग्राम काउंटर को जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली, पर अगर ब्रेक हो गया तो फिर प्रोग्राम काउंटर जंपिंग एड्रेस से अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये एक 16 बिट का रजिस्टर है। अब आता है स्टैक पॉइंटर। जब हम मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो कभी कभार हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन मतलब सब रूटीन कॉल कर लेते हैं। अब सब रूटीन पे हमारा मेन प्रोग्राम प्रोसेसर जो है मेन प्रोग्राम छोड़ के सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने जाता है, तो वापस उसको मेन प्रोग्राम में आना है। सपोज करो आज मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 9 पे हूँ, पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है जंप टू 45 पे चल जाओ। मैं 45 पे चल गया, इंडेक्स देखा, फिर वापस मेरे को 10 नंबर के पेज पे आना है, 9 के बाद 10 ही आएगा। तो जो रिटर्न एड्रेस है 10 नंबर वो स्टैक की यूज करता है।
अब स्टैक पॉइंटर और स्टैक दो अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। स्टैक एक मेमोरी है और स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर उस एड्रेस को पॉइंट आउट करता है जो स्टैक का टॉप है। स्टैक के टॉप के एड्रेस को पॉइंट आउट करने वाला जो रजिस्टर है वो स्टैक पॉइंटर है। लोगों में ये धारणा है कि स्टैक पॉइंटर स्टैक है, नहीं। स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है किसको? एक मेमोरी पॉइंटर है जो स्टैक के टॉप को करता है। अब स्टैक कभी कभी रिटर्न एड्रेस स्टोर करता है जब प्रोसेसर सब रूटीन को सर्व करने चल जाता है या इंटरप्ट सर्विस रूटीन को सर्व करने चल जाता है। जब भी डेटा आप रिट्रीव करोगे स्टैक से तो स्टैक इंक्रीमेंट होता है, डेटा रिट्रीव मतलब पॉप करने पे, और जब डेटा एंट्री करते हैं तो स्टैक डिक्रीज होता है। तो मतलब ये होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच का, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर। कभी कभी हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो 8 बिट के नंबर में इंक्रीमेंट करना हो, चाहे वो 16 बिट के नंबर में हो। अगर 8 बिट के इंक्रीमेंट करना है तो INR होता है, 8 बिट का डिक्रीमेंट करना है तो DCR होता है। कभी कभी 16 बिट का इंक्रीमेंट करना होता है जैसे एड्रेस, ठीक है। तो वो काम जो करता है वो हमारा 16 बिट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर ही करते हैं। 16 बिट रजिस्टर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ता है प्रोग्राम काउंटर का या स्टैक पॉइंटर का। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होते हैं वो किसी भी रजिस्टर पे हो सकते हैं, किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अप्लाई हो सकता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसी भी रजिस्टर और किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अप्लाई हो सकता है। इज इट क्लियर? अब आता है एड्रेस और डेटा बफर एंड एड्रेस बफर। देखिए आपका जो स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर है वो एड्रेस बफर में स्टोर होता है, मतलब एड्रेस बस पे बैठने से पहले उसको पहले स्टोर कर लिया जाता है। जब डेटा को डेटा बस पे बिठाते हो तो उसको पहले स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे जब डेटा और डेटा बस से उतारा जाता है तो उसको बफर में स्टोर कर लिया जाता है। तो बफर क्या करती है? जो बस है उसको ड्राइव करने के काम आती है। आप सीधे ये नहीं है कि डेटा लिया और बस पे बिठा दिया, उस बस पे बिठाने के लिए जो बस को ड्राइव चाहिए, ड्राइवर चाहिए, वो आपका बफर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मेमोरी और इनपुट आउटपुट चिप जो होती हैं वो बसेस से कनेक्टेड होती हैं। मेमोरी और इनपुट आउटपुट चिप आपकी किससे कनेक्टेड होती हैं? बसेस से कनेक्टेड होती हैं। तो जो CPU है वो एक्सचेंज कर सकता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डेटा को, क्योंकि बसेज है, इधर मेमोरी है। सपोज करिए ये देखिए, ये आपकी मेमोरी है। एक बार डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपकी मेमोरी है, देखिए ये मेमोरी है, ये प्रोसेसर है और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में प्रोसेसर एक इंटरमीडिएटर है जो किससे कनेक्टेड होता है? बस से कनेक्टेड होता है। ये बस है, ये आपकी क्या है? बस है जो कनेक्टेड हो रही है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? बस, ठीक है। अब आ जाइए वापस अपने उधर। अब आता है इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन। देखो इंटरप्ट क्या होता है, मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में कोई मुझे बुलाने आ जाए तो मैं मेन प्रोग्राम छोड़ के उसका काम करने चले जाऊं, तो ये मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया कुछ टेम्परेरी, ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट चला जाऊंगा। टेम्परेरी मैंने सीक्वेंस को तोड़ दिया और मेन प्रोग्राम को छोड़ के उस दूसरे बंदे का काम करने चले जाऊं, तो उसको कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग। इसको कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग, और ये जो काम करवाता है उसको कहते हैं इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन। सामने वाले ने मुझसे अपनी सर्विस मांगी, मुझसे मेरी सर्विस मांगी, तो उसे कहते हैं इंटरप्ट, ठीक है। मैं उसको सर्विस दे रहा हूं तो उसे कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने वाली यूनिट को इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई नहीं है? अब मेन बात होती है जब कोई इंटरप्ट आता है तो सबसे पहले इंटरप्ट की टाइप देखी जाती है कि वो मास्केबल है, नॉन मास्केबल है। अगर मास्केबल है तो डर सकते हैं, हम मना कर सकते हैं उसे, पर नॉन मास्केबल है तो हमें उसका काम करना ही पड़ेगा। अब बात ये होती है जब हमें उसका काम करना ही है तो हम उसके मेन प्रोग्राम पे जो इंटरप्ट का प्रोग्राम है, इंटरप्ट के प्रोग्राम को इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, हमारे प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम कहते हैं। तो हम मेन प्रोग्राम छोड़ के इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने चल जाता है प्रोसेसर, उसको कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग। मान लो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो इंटरप्ट सिग्नल भेजती है,
कि डाटा रेडी है इनपुट के लिए, वो इंटरप्ट सिग्नल भेजती रहती है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस दौरान मेन प्रोग्राम को टेम्परेरी सस्पेंड कर देगा और ट्रांसफर कर देगा अपने प्रोग्राम को ISR के लिए, जो कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहलाता है। और जब ISR कंट्रोल हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है ISR का काम, तो वापस मेन प्रोग्राम में आ जाता है। तो इसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये देखिए, आप मेन प्रोग्राम में थे 1 नंबर पे, इंटरप्ट आ गया पॉइंट नंबर 2 पे, आप क्या करोगे, रिटर्न एड्रेस स्टोर कर जाओगे और 3 नंबर से ISR पे कूद जाओगे। ISR क्या है, इंटरप्ट का प्रोग्राम, इसको एग्जीक्यूट करा, 5 नंबर पे वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाओगे। इसे कहते हैं पूरा इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस। जो इंटरप्ट होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास कौन कौन से हैं, INTR 7.5, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप। जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो ट्रैप है और नॉन मास्केबल है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हमारा ट्रैप है और वो नॉन मास्केबल है। और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और उनको हम ढक नहीं सकते, उनका काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो इस कॉलेज में मुझे चेयरमैन बुला ले तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, और कोई पियून बुला ले तो मैं मना कर सकता हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग मेन प्रोग्राम। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन को इमीडिएटली प्रोसेस कर रहे हैं तो आप उसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट की तरह यूज लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट को कभी भी डिसेबल नहीं कर सकता प्रोग्रामर, जबकि मास्केबल इंटरप्ट को डिसेबल कर सकता है बाय यूजिंग एनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। RST 7.5 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है आफ्टर ट्रैप, ठीक है, और फिर घटती रहती है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी INTR की होती है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी INTR की होती है। तो क्लियर हो गया, थैंक यू।